हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि डेली की तरह हम आज लेकर आए हैं कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी 2023 में अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक देना चाह रहे हैं या देने वाले हैं, उन सभी की तैयारी में बूस्टर बनकर के आया है ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस। और हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहतरीन सी तिरंगा सीरीज, जिसमें हम करा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बात करते हैं 2020 का सेक्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था, जिसकी लास्ट क्लास आज कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद 4 सेट आपके 2020 के रेडी होंगे एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चा, चलें तो बिना देरी की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे जिनको मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, जिनको मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं। ठीक है बेटा जी, आप वहां से उनको कलेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। चलें बात करते हैं, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और ये तो बिल्कुल वही बात हो गई। कौन सी बात हो गई? देखो, मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 14 का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अर्धचालक, वहां से संधि डायोड के दिष्टकारी या फिर अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी, दोनों में से एक आपके साथ साथ चलेगा एग्जाम में, याद रखना। समझ में आ गई बात या नहीं? और देखो सामने वही क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे आप। 5 नंबर में सवाल है बेटा जी, पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख खींचकर क्रियाविधि समझाइए, निवेशीय निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप भी दिखाइए। यानी तरंग के रूप भी आपको दिखाने हैं। अच्छा, अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो क्या सभी को डायग्राम याद है? देखना जरा, दिष्टकारी के लिए जो मैंने डायग्राम बनाया था, मैं सिर्फ डायग्राम बना देता हूं, थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा और इसका जो वर्क फंक्शन है वो बोल के आपको समझा दूंगा। ये होती है प्राइमरी कॉइल, ठीक है बेटा जी, और इससे कुछ दूरी पर होती है सेकेंडरी कॉइल, ये वाली। ये स्विच S1 होता है और ये स्विच S2 होता है। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी दिखाना है तो हमको एक बात याद है क्या, कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में भैया जी 2 डायोड यूज किए जाते हैं, एक D1 होता है और एक D2 होता है। ये डायोड का P है, ये N है, ये डायोड का P है, ये N है। क्लियर है बात या नहीं? एक ये है और एक ये। आई बात समझ में? नहीं इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है सभी को? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अच्छा, अगर मैं इसकी आगे की बात करूं, देखो जरा, अगर ये डायग्राम इस तरीके से आ गया तो एक यहां पर स्विच आता है ऐसे, और यहां पर लोड आता है RL। ठीक है, ये A है और ये B है। ये हमारा हो जाता है यहां से इनपुट। ये मैं करा चुका हूं, याद रखेंगे आप लोग। जी हाँ, ये मैं कंप्लीट करा चुका हूं। देखो बेटा, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो देखना जरा, यहां से 2 ग्राफ आपके सामने दिखाई देंगे आपको। ये तो हो गया AC स्रोत और ये जो पूर्ण तरंग बदलेगा DC स्रोत। देखना जरा, अब मैंने इनपुट जो दिया, मैंने इनपुट क्या क्या दिया देखना जरा। अगर मैं AC की बात करूं तो अपर हाफ, लोअर हाफ, फिर अपर हाफ, फिर लोअर हाफ, इस तरीके से कंप्लीट बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो जरा। ये अपर हाफ हो जाता है और ये अपर हो जाता है और ये लोअर हो जाता है। आगे बात समझ में? लेकिन अगर DC हमको आउटपुट DC के बारे में बात करनी है, अगर मैं आउटपुट DC आपसे बोलूं तो बेटा जी क्या बनेगा डायग्राम में? देखना यार। अब अगर मैं बोलूं, देखो उसकी थ्योरी में आपको बोल के बता देता हूं, क्योंकि मैंने पहले बता रखी है। देखो जरा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर? सबसे पहले हमको क्या करना है, बैटरी का क्या करना है, S1 को पॉजिटिव देना है। जब हम S1 को प्लस देंगे तो P पर भी प्लस आ जाएगा, और P पर प्लस आने का मतलब ये है कि दूसरे पर क्या देना पड़ेगा, माइनस। यानी अगर S1 को प्लस दे रखा तो P पर भी प्लस आ जाएगा। यानी क्या बन जाएगा? अगर अभिनत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अगर अभिनत बन जाएगा। और दूसरा S2 को आपने माइनस दिया तो डायोड D2 के P पर भी क्या आ जाएगा, बोलो, माइनस आ जाएगा। और हमको एक बात बहुत अच्छे से पता है क्या, कि जब भी किसी डायोड के P पर प्लस आता है तो वो डायोड तो बन जाता है अगर अभिनत, धारा बहने लगती है। लेकिन जब किसी डायोड के P पर माइनस आ जाता है तो बन जाता है उत्क्रम। क्या बन जाता है? रिवर्स बायस्ड बन जाता है, और ये फॉरवर्ड है, और उत्क्रम में कोई धारा नहीं बहती। यानी अपर हाफ के लिए अगर मैं बात करूं बेटा जी, अगर मैं अपर हाफ साइकिल की बात करूं तो डायोड D1 के कारण करंट बहेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? उसके अपर हाफ के बाद आता है लोअर हाफ, और लोअर हाफ में आने का मतलब ये है कि साइन कन्वर्ट हो जाएगी, इस बार माइनस और यहां पर प्लस आएगा। जब S2 पर प्लस आता है तो उसका मतलब क्या होगा,
S2 पे प्लस आने का मतलब ये है कि D2 के P पर प्लस आ गया, और जो लोअर हाफ जो आया है, लोअर हाफ साइकिल जो आया है, इसमें जो करंट बहेगा वो किसके कारण बहेगा? D2 के कारण बहेगा, ना कि D1 के कारण, क्योंकि उत्क्रम हो गया और ये इस बार क्या बन गया? अग्र बन गया। यानी अपर हाफ भी कन्वर्ट हो गया और लोअर हाफ भी कन्वर्ट हो गया, फिर अपर हाफ कन्वर्ट हो गया और फिर लोअर हाफ कन्वर्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक की बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्लियर है बात एकदम? चलो जी, यहां से बातें खत्म हो जाती है। यही इसकी थ्योरी है, यही इसके एग्जांपल है। ठीक, चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काफी सारे क्वेश्चन इस सेट के रिपीट होंगे, तो जल्दी ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो सकता है ना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बेटा जी पीछे वीडियोस में आ चुके हैं। बार बार मैं उन्हीं को कराऊंगा तो बाकी के सेट हमारे फिर नहीं हो पाएंगे। इस बात पर थोड़ा सा गौर दीजिएगा आप लोग, है ना। जो बच्चे नए नए आए हैं वो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है पीछे की 11 वीडियो को कंप्लीट करें, तब जाके 12वीं वीडियो को देखें, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पर आप सोचेंगे नहीं कराए हैं, जबकि वो पीछे वीडियोस में मैं करा कराया हूं पूरा कंप्लीट विद थ्योरी। बोर्ड पर एक क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, तब जाके एक सेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना 3 घंटे के पेपर में। चले देखो, अथवा में क्वेश्चन और बोल दिया गया, एंड गेट का लॉजिक प्रतीक तथा इसकी सत्यापन सारणी बताइए। ये मैंने करा रखा, एंड गेट सुपर मोस्ट याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्लियर है बात? पीछे वीडियो में करा चुका हूं, इसलिए मैं इसको यहां पर नहीं करा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया भैया? देखना जरा क्या बोला गया है कि किसी संधारित्र की विद्युत धारिता की परिभाषा बताइए। और एक फैराडे विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है? किसी समांतर पट्टी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पदार्थ रखा है तो धारिता बताइए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जब 2 संधारित्रों के बीच में एक पट्टी रखी गई थी। चलो पहले धारिता की अगर हम बात करें, क्या धारिता क्या होता है? देखो धारिता की अगर मैं बात करूं, देखो जब भी किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो याद रखना वो दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। ये बात तो याद रहेगी आपको। फिर दोबारा सुन लो कि जब भी आप किसी चालक को कोई आवेश देंगे ना तो उस चालक को दिया गया आवेश उसके विभव पर निर्भर करता है, या ऐसा समझ ले विभव जो होगा वो चालक के दिए गए आवेश पर निर्भर करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं क्या समानुपाती हटा के बराबर लगाऊं तो एक कांस्टेंट यहां पर लेते हैं C, है ना। और अगर मैं बोलूं C बराबर क्या बन जाता है? बोलो Q/V। और ये C ही क्या कहलाता है? आपका धारिता। यानी कि धारिता बराबर क्या फॉर्मूला बन गया? बोलो आवेश बटे क्या बन जाएगा? बोलो विभव या विभवांतर। समझ में आई बात? यानी आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम, और इनटू पर क्या बन गया? वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट इसकी यूनिट बन गई। ठीक है, बाकी इसी को क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। समझ में आ गई बात? यानी क्लियर है बात सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और इसमें जो दूसरा ग्राफ है ना इसका पार्ट कि संधारित्र के बीच में कोई आपने क्या रख दी है? कोई पट्टी रख दी है, उसका डायग्राम मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीन तो एकदम क्लियर आ रही है बेटा जी? चलो देखो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। इसको प्लस देंगे आप तो पूरी की पूरी प्लेट पर क्या आ जाएगा? बोलो प्लस आ जाएगा, और इस प्लस के कारण इस पर माइनस आएगा। जो बाह्य पृष्ठ पर प्लस आया था वो कहां जाएगा? बी को कनेक्ट कर देंगे आप अर्थ से, यानी कि पृथ्वी से, है ना। सारा धनावेश बाहर का वहां चला जाएगा, ये प्लेट P बन जाती है और ये Q बन जाती है। और इसके बीच में क्या किया आपने? T मोटाई का, कितनी मोटाई है? T, और पूरे की कितनी है? R। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा वायु कितनी जगह पर है तो वायु के लिए आप क्या बताएंगे? बोलो R माइनस T। बोलो भाई पूरे के पूरे R में से अगर आप ये T हटा दो तो ये इलाका बचेगा और ये एक क्षेत्र बचेगा। तो ये दोनों क्षेत्र क्या है? वायु के हैं। तो वायु की दूरी कितनी होगी? R माइनस T हो गई। समझ में आ गई बात या नहीं? क्लियर है बात? समझ में आई? तो इसको आप अच्छे से करेंगे। और धारिता C बराबर क्या होता है? Q/V। यानी कि आपको V निकालना है। क्या निकालना है आपको? इस सवाल के अंदर V निकालना है। मैं करा चुका हूं पहले, फिर बता रहा हूं आपको। वायु के लिए V अलग निकलेगा, है ना, प्लस, और इस अपवर्तनांक के लिए जो आपने इसमें म्यू इसका वैल्यू मान लेंगे, है ना, या केस की वैल्यू आप परावैद्युतांक मान सकते हैं जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है ना, V के दोनों को ऐड करके V निकालेंगे और V को उठा के रख देंगे, डिवाइड करके C आ जाएगा। ठीक, ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। चलिए
कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इसमें मैंने नहीं कराए, उनको उनकी ओर चलते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में अंतर्संबंध बताइए। क्या बोला गया, दोबारा सुन लें आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 8वें का अथवा का है, 8th क्वेश्चन का अथवा में क्वेश्चन है। देखो, वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध जो है V बराबर, यही पूछा ना, संबंध ही पूछा ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में, हाँ सही, तीव्रता E है और विभवांतर V है, तो E बराबर क्या बन जाता है, V बटे R बन जाता है। समझ में आगे बात है, यानी जहां पर दूरी ज्यादा होगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र कम होगा। ये समझ गए आप, यानी E की जो वैल्यू है वो R पर डिपेंड करती है। IITG में आज से काफी टाइम पहले इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक बिंदु से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यहां ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी या यहां ज्यादा होगी। तो जहां पर दूरी सबसे कम होगी वहां ई का मान सबसे ज्यादा होगा। तो जो सबसे पास का बिंदु P था, मुझे अब तक याद है बिंदु का नाम, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा था। ठीक है, पूछा गया है, काफी पहले का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है, 2012-13 के आसपास का। ठीक, चले अब आगे क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र बताइए। क्लियर बात समझ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो देखना जरा, अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि अनंत लंबाई का तार है जिस पर कैसा आवेश है, प्लस आवेश। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है, क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखना जरा, मैं बोलूं क्या, माना प्लस क्यू आवेश का अनंत लंबाई का एक तार चित्र अनुसार है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। क्या माना मैंने, रेखीय आवेश घनत्व इसका कितना माना है, कितना माना है रेखीय आवेश घनत्व इसका, लैम्डा माना। यानी रेखीय आवेश घनत्व का मतलब यह है कि लैम्डा जो होगा वो किसके बराबर होगा, Q बटे L के बराबर होगा। ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी, आपको इतनी बात याद रहेगी। अब देखो, यहां पर आपको गॉस की प्रमेय लगानी है। क्या लगानी है, गॉस की प्रमेय इसके ऊपर लगानी है। तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो बिंदु हैं उनको बंद क्षेत्र में लेना पड़ेगा, और बंद क्षेत्र में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो जी। बंद क्षेत्र में लेने के लिए यहां पर एक बेलन आपको बनाना पड़ेगा, और ये बिंदु यहां से बनेगा। और यही दिशा वेक्टर DA की होगी, और यही दिशा वेक्टर E की होगी। क्लियर वाली बात समझ में, ये इसका सेंटर पॉइंट O हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर लगाऊं गॉस की प्रमेय से, देखना जरा, गॉस की प्रमेय से हमको पता है गॉस की प्रमेय बंद क्षेत्र में लगती है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट DA 1/ε0 इनटू Q से। भाई गॉस की प्रमेय यही तो होती है, इसलिए हमने इस क्षेत्र को क्या किया, बंद कर दिया बेलन के आकार में। यानी अगर मैं बोलूं आपसे AB cos थीटा, और यहां पर थीटा कितना बना बोलो भाई, यही दिशा किसकी है, DA की, और यही दिशा E की है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, और 1/ε0 इनटू Q की वैल्यू क्या है बोलो, ऐसा अगर मैं बोलूं आपसे Q बराबर कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा इनटू L, यानी कितना बनेगा, लैम्डा इनटू L बनेगा। क्लियर है, E बाहर आ गया, और cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई बेटा जी। क्लियर है, और DA का जाओ, DA क्या है, DA ये है छोटा सा इलाका। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इस DA को जब आप बड़ा करेंगे, तो बड़ा का मतलब तो बेलन बन गया, और बेलन का जो होता है क्षेत्रफल वो कितना होता है, 2 पाई RL 1/ε0 इनटू लैम्डा इनटू L। बोलो जरा, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ गई। इसी को इसके नीचे ले जाओ, तो E बराबर क्या बनेगा बोलो, 1/2 पाई ε0, L से L कट गया, तो लैम्डा के अपॉन में क्या आ गया बोलो, R आ गया, और यही आप लोगों का फॉर्मूला बन गया E बराबर
1/2πε0 into लैम्डा अपॉन आर, और यही आपको चाहिए था। क्लियर है बात, समझ में नहीं आ रही? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 के सेट में ये आया है। ठीक है बेटा जी, क्लियर बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद देखें जरा, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसको जल्दी से कॉपी करना चाहे कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद ये भी रिपीट हुआ हुआ मेरे ख्याल से, है ना? कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो आप पहले की वीडियो से कंप्लीट कर। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा क्या रिपीट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो नए नए घूमने के लिए आए हैं उनको थोड़ी सी परेशानी आ रही होगी, उनकी परेशानी का मैंने बता दिया है, पीछे की वीडियोस कंप्लीट करके आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सामने, क्वेश्चन नंबर 9। दो समांतर धारावाहिक चालक तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये मैंने आपको बताया था, F बराबर μ/2π I1 I2 R into L। फॉर्मूला प्रूफ करके मैंने आपको बताया था कि दो तार होते हैं और उनके बीच वाले बिंदु पर पहले के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर बल निकालेंगे, फिर दूसरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर बल निकालेंगे, और दोनों के बलों को क्या करेंगे, डायरेक्शन निकाल के अपोजिट डायरेक्शन आती थी, B1 बाहर को और B2 अंदर को, दोनों को घटा के आंसर निकाल देते। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप लोग घर से करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, क्लियर आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? समझ में आ गई ना बात? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। इसकी स्क्रीन पर ही कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। आप एक बार देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बात बोली गई है क्वेश्चन में। देखो, एक धारामापी को एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। सीधा सीधा सा क्वेश्चन बोला गया है कि एक धारामापी को एमीटर में कैसे बदलेंगे, इसके बाद इसका न्यूमेरिकल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बताना भाई जरा, 9th का लास्ट ही क्वेश्चन है ये तो, अथवा वाला। और सवाल है एमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, एमीटर को, अच्छा धारामापी को एमीटर में। देखो जी, धारामापी को एमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, आ रही बात समझ में नहीं? देखो याद रखना यहां पर क्या करते हैं, इसका डायग्राम समझ लो पहले आप लोग। देखो अगर मैं यहां से आपको एक बात क्लियर करूं, क्या देखो जरा, ये जी है, यानी इसके अंदर जाने वाली धारा क्या होगी, IG होगी। समझ में आई बात? और जो धारा यहां से I आई थी, ठीक है, और इसके अंदर जो धारा दी है धारामापी है, और यहां पर हमने एक शंट ले लिया। क्या ले लिया? इसका नाम क्या होगा, शंट होगा। ठीक है, सूक्ष्म प्रतिरोध बोला है हमने इसको, शंट बोला है। ठीक है, और यहां से जो धारा आएगी वो क्या बचेगा, ऊपर I थी, IG उसमें चलेगी तो अंदर क्या बचेगी, बोलो I माइनस IG बचेगी कि नहीं बचेगी। और यही धारा कहां जाएगी, S के अंदर के जाएगी, और वो करके फिर दोबारा से पुनः लौट करके ऊपर पहुंच जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक की बात समझ में आ गई? धारा की दिशा जो होगी, ये धारा की दिशा ही तो बताने का काम करेगा। एमीटर धारामापी जो है वो धारा की दिशा बताने का ही तो काम करेगा। और हमने बताया है कि एमीटर भी क्या करता है, एम्पियर ही तो बताता है। दोनों को आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये यहां पर कंप्लीट हम कर रहे हैं। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है क्लियर? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो जरा, अगर मैं बोलूं क्या, देखो ऊपर वाला जो धारामापी है G, उसमें धारा है IG, और नीचे वाला जो शंट है S, उसमें क्या है, छोटा प्रतिरोध है। क्योंकि धारामापी व शंट परस्पर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। और वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, बोलो, समांतर क्रम में अगर कोई दो पॉइंट समांतर क्रम में जुड़े हैं तो विभवांतर कैसा होता है, बोलो, समान होता है कि नहीं होता है? समान होता है भाई, इक्वल होता है कि नहीं होता है? अगर मैं बोलूं VG तो बराबर VS के होगा कि नहीं होगा, बोलो जरा।
भाई इसका जो V वोल्टेज होगा और इसका जो वोल्टेज होगा आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे समांतर में, कैसे पता लगेगा समांतर में है कि नहीं है? देखो सुनो ध्यान से, जब किन्हीं दो पॉइंटों की प्रारंभिक बिंदु एक बिंदु से जुड़े हों और अंतिम बिंदु एक बिंदु से जुड़े हों तो समझ लेना क्या है, समांतर क्रम है। क्लियर है? तो चलो जरा V बराबर क्या होता है आई। अगर G की बात करूं तो I कितना है बोलो, IG, और प्रतिरोध खुद का कितना है G। VS में आ जाओ, कितना है I माइनस IG, और इंटू में क्या है S। आई बात समझ में नहीं? अगर मैं यहां से बोलूं S बराबर कितना आ जाएगा बोलो, IG इंटू G, अपॉन में क्या आएगा बोलो, I माइनस IG। और यही फॉर्मूला किसका आ जाएगा बोलो, S का फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा बोलो, यही फॉर्मूला किसका बन गया, S का फॉर्मूला बन गया। और ऐसा ही शंट का एक प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी, शंट की आवश्यकता होगी। जो भी यहां से S का मान आएगा वो पूरे के पूरे मान का शंट आपको लगाना पड़ेगा समांतर क्रम में धारामापी के, तो धारामापी कन्वर्ट हो जाएगा अमीटर में। क्लियर है? इतनी बात इसमें पूछी गई है, समझ में आ गई बात या नहीं? क्लियर है? अच्छा, इसमें एक न्यूमेरिकल और दिया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। और न्यूमेरिकल में क्या बात बताई गई है देखो जरा, न्यूमेरिकल का डायग्राम थोड़ा सा देख लेना आप, है ना, इसको बनाना पड़ेगा। क्या बोला गया, एक धारामापी का प्रतिरोध कितना है, धारामापी का प्रतिरोध 5 ओम है। देखो इसमें बता, यही डायग्राम जो मैंने बताया था आपके लिए, कितना है धारामापी का खुद का प्रतिरोध कितना है 5 ओम। आगे क्या बोला गया, यह अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा नाप सकता है, यानी इसके अंदर जो धारा जा रही है आएगी वो 1.5 एम्पियर है। क्लियर है? चलो, यंत्र को 6 एम्पियर तक की नापने वाले एमीटर में कैसे बदला जाता है, समझ में आई बात या नहीं? यानी कहने का मतलब ये है, आई जो है कंप्लीट जो आई इसके अंदर एंटर कर रहा है वो 6 एम्पियर है, यही तो बताना है। तो एमीटर का प्रतिरोध भी बताइए, क्या बताना है, एमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। एस आपको बताना है, एस बराबर क्या बनेगा, एमीटर का प्रतिरोध बताना है। आई बात समझ में कि नहीं है? क्लियर है इतनी बात? तो बताना जरा आपका फॉर्मूला कितना था, एस बराबर ये था कि नहीं था, यही था ना। और आपको क्या निकालना है, एस ही तो निकालना है यहाँ पर भाई, एस ही तो निकालना है आपको। देखना जरा, अगर मैं वैल्यू बोलूं यहां से कितना आएगा बोलो, IG कितना बोलो 1.5 इंटू जी बोलो कितना है 5, और I कितना है 6 एम्पियर, और माइनस का IG कितना है 1.5 एम्पियर। तो एस बराबर कितना बनेगा बोलो ऊपर से भाई, अगर मैं बोलूं यहां से कितना आ जाएगा बोलो 1.5 इंटू 5। एक काम करो, इसको ऐसे रखोगे भाई, 6 में से 1.5 घटाना तो 6.0 यानी 1.5, तो कितना बचेगा बोलो, इधर से हासिल किया 10 में 5 गए 5, और 5 में से क्या है तो 4, कितना बचाइए 4.5 नीचे बचा, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, और कितना बचेगा देखो जरा 15 की 45, क्या आंसर आ जाएगा 5/3 आंसर आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा ओम आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में आई? क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकते हैं अगर आप करना चाहें। और आप यार एक बात जरूर याद रखना, जब आप मन से पढ़ेंगे ना तो ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम आपसे बाहर चला जाए, ये मेरा वादा है, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, और मैंने खुद अपनी लाइफ में चीजें अप्लाई की हैं, तब जाके मैं आपको ये बातें यहाँ पर बता पा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चले तो ये सेट आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो टॉपिक आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको जरूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकी इसलिए तो ग्रुप बनाए, और वहां पर आप डाउट कंसल्ट नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।